आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका क्लाइमेक्स सुनकर, जिसका अंत सुनकर आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई इंसान मरकर जिंदा केवल अपने परिवार के लिए हो सकता है। एक ऐसी वजह परिवार वालों की जिसने एक मुर्दे को जिंदा होने पे मजबूर कर दिया। आज की पूरी कहानी के माध्यम से यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या था वो पूरा मामला जिसने एक मुर्दे को जिंदा होने पे विवश कर दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान से। राजस्थान में भरतपुर नाम का एक जगह है और भरतपुर में रहता था एक लड़का जिसका नाम था राजेश। राजेश नवयुवक था, शादी भी हुई थी और उसके एक दो बच्चे भी थे। बहुत कम एज थी और बहुत बड़े बड़े सपने थे। वो अपने परिवार को खुश रखना चाहता था। लेकिन भरतपुर एक छोटा सा जगह है जहां से वो निकल कर काम की तलाश में बाहर जाता है। जैसे ही वो बाहर जाता है उसे पता चलता है कि फैक्ट्री में अच्छी सैलरी भी मिल जाती है और काम भी जैसा वो कर सकता था वैसा मिल सकता है। किसी के माध्यम से एक फैक्ट्री का नाम भी उसको बताया जाता है, पता बताई जाती है और वो नौकरी करने के उद्देश्य से उस फैक्ट्री में पहुंच जाता है। राजेश जिस मकसद से उस फैक्ट्री में गया था, वहां जाने के बाद वो ठीक तरीके से फैक्ट्री के मैनेजर से पेश आता है, मिलता है और बहुत जल्दी वो नौकरी हासिल कर लेता है। जब उसको नौकरी मिल जाती है तब राजेश धीरे धीरे वहां पे नौकरी करने लगता है और राजेश का बिहेवियर इतना ज़्यादा अच्छा था कि वो हर किसी से बहुत ही अच्छे से मिलता था, अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखता था, हंसता था, मुस्कुराता था और अपने सामने जो जिस व्यक्ति से बात करता था उसको अपने बातों से खुश कर देता था। जो भी उससे मिलता था वो भी उसके साथ मुस्कुराते थे, हंसते थे। उसका जो राजेश का मिजाज था वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाला था। राजेश अपने स्वभाव की वजह से भी फैक्ट्री में दिन ब दिन फेमस होता जा रहा था। हर कोई उससे बात करता, उसके साथ समय बिताना चाहता और राजेश इतना लगन से अपना काम भी करता था कि उससे मैनेजर भी खुश रहते थे और उस फैक्ट्री के मालिक को भी बहुत ज़्यादा वो प्रभावित कर चुका था। धीरे धीरे राजेश की ज़िंदगी अच्छी होती चली जा रही थी, बेहतर होती चली जा रही थी और उसे जो सैलरी महीने में मिलने चाहिए वो 7 तारीख तक मिल भी जाता था। लेकिन अचानक से 25 फरवरी 2020 आता है और ये वो दिन था जब पूरे देश में लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन के समय कोई भी कहीं भी जा नहीं पा रहा था। इस वजह से ये फैक्ट्री जहाँ पे राजेश काम करता है वो भी बंद हो जाती है। टेम्परेरी ये फैक्ट्री तो बंद होती है, राजेश अपने घर वापस लौट जाता है। लेकिन जितने भी एम्प्लॉय थे देश के वो सब दुखी थे और राजेश भी उनमें से एक था। अब उसका घर परिवार कैसे चल पाता, उसके बच्चे कैसे पढ़ते, कैसे पलते, वो इन सारी बातों को सोच ही रहा था, उधर बुन में लगा ही था। वैसे ही उसे फैक्ट्री के मैनेजर से एक कॉल आता है। मैनेजर साहब ये कहते हैं, चूंकि फैक्ट्री का मालिक एक बहुत रईस परिवार का था, लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो जॉबलेस हो गए थे, जिनको सैलरी नहीं आती थी और बहुत सारे लोग जो हैं बहुत दिक्कतों का सामना करके वो लॉकडाउन का समय निकाल रहे थे। ऐसी परिस्थिति जब बहुत सारे वर्कर के साथ होने लग गई उस फैक्ट्री में जहाँ पे राजेश काम करता था, जहाँ पे राजेश भी खुद एम्प्लॉय था, तो फैक्ट्री के मालिक चूंकि उन्होंने इतनी सेविंग कर रखी थी, इतने पैसे वाले थे कि उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे थे टेम्परेरीली फैक्ट्री बंद होने की वजह से उन्हें हाफ सैलरी दी जाए। राजेश का परिवार गांव में रहता था, इसलिए वो आधी सैलरी में भी गुजर बसर कर सकता था। इस वजह से जो भी एम्प्लॉय थे वो खुश हो जाते हैं। 3-4 महीने ऐसे ही बीत जाता है। 3-4 महीने तक राजेश को सैलरी मिलती है और तमाम वो सारे जो काम कर रहे थे उस फैक्ट्री में उन सभी वर्कर्स को सैलरी मिल जाती है। लेकिन जब लॉकडाउन का सिलसिला आगे बढ़ता चला जाता है तब राजेश की सैलरी भी स्टॉप हो जाती है। फैक्ट्री कंप्लीटली बंद हो जाता है, किसी को भी सैलरी नहीं मिलता है और दिन प्रतिदिन बहुत ही दिक्कतों का सामना सारे ही लोग जो फैक्ट्री में काम कर रहे थे उन्हें करना पड़ रहा था। इन सभी चीज़ों के बीच एक दिन खबर आती है, न्यूज़ आता है कि लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है और वापस से जो लोग जाना चाहते हैं अपने जहाँ काम करते थे फैक्ट्री में, ऑफिस में, वहाँ जा कर के वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ कोरोना के प्रोटोकॉल को देखते हुए।
ऐसी ही स्थिति में जब कोरोना चल रहा था, काफ़ी सारे वर्कर ऐसे भी थे जो घर पे ही काम कर रहे थे। कई सारे ऐसे एम्प्लॉय थे जिनको जो है जॉब वर्क जो है वो घर से करने की अनुमति थी, लेकिन राजेश बहुत निचले स्तर से काम करता था फैक्ट्री में, इसलिए वो घर बैठकर काम नहीं कर सकता था, ना ही ज़्यादा खास पढ़ा लिखा था। वो फिर से वापस फैक्ट्री जाने के लिए राजी हो जाता है। इस बार वो जब फैक्ट्री जाता है, काम करता है, तो बड़ी ही लगन मेहनत से काम करता है। इतनी ज़्यादा वो अच्छे तरीके से पेश आ रहा था जैसा रूप किसी ने उसका पहले कभी देखा ही नहीं था। मिलनसार हंसमुख तो था ही, लेकिन इस बार वो बहुत ज़्यादा खुश रहता था, लोगों को और हंसाता था और सभी को आकर्षित कर रहा था। इतना ही नहीं, वो काम इतना अधिक मन लगाकर कर रहा था कि वो अपनी पूरी ड्यूटी तो करता ही था। उसने अपने कंपनी के यानी जो फैक्ट्री थी उसके मैनेजर को ये भी बोला कि वो ओवर टाइम भी करना चाहता है। दिन में तो वो 8-9 घंटे की नौकरी करेगा ही, लेकिन रात में भी वो नौकरी करना चाहता है। ये सुन करके जो मैनेजर था उसे थोड़ा आश्चर्य भी होता है। वो बोलता है कि अगर तुम इतना ज़्यादा काम करोगे तो तुम बीमार पड़ सकते हो। दिन में भी काम करना है, रात में भी काम करना, और इतना वर्कलोड जब होगा तो ये तुम्हारे हेल्थ पे असर करेगा। लेकिन फिर भी जो राजेश था वो मानता नहीं है, जिद करके नाइट शिफ्ट की ड्यूटी भी वो ले लेता है। अब राजेश दिन में भी काम करता था, रात में भी काम करता था। एक दिन मैनेजर से जब उसकी बात होती है, मैनेजर पूछता है कि तुम जब दिन में भी काम करते हो, रात में भी काम करते हो, तो तुम्हारी नींद पूरी कैसे होगी? राजेश ने बड़ी ही प्यार से, विनम्रता से मुस्कुरा कर कहा कि मेरी नींद तो अब पूरी ही नहीं होती है, मुझे सोने का मन नहीं करता है। ऐसा बोलकर वो वहां से निकल जाता है, बड़ी ही मुस्कुराहट भरी चेहरे को लेकर के। मैनेजर सोचता रह जाता है आखिर क्या ऐसी वजह है जो राजेश इतना ज्यादा ओवर टाइम कर रहा है। इधर राजेश एक दिन ओवर टाइम कर रहा था। रात को काफी सन्नाटा पसरा था। फैक्ट्री के अंदर कुछ ही वर्कर्स थे, उनमें से राजेश भी एक था, और जो वॉचमैन था वो गेट के बाहर पहरा दे रहा था। वॉचमैन रात को कई बार चक्कर भी लगा लिया करता था फैक्ट्री के अंदर, और ऐसे ही करके एक दिन जब फैक्ट्री के अंदर वो वॉचमैन जाता है तब वो देखता है कि राजेश अपनी कुर्सी पे ही सर को नीचे झुकाए हुए सो रहा है। लेकिन जैसे ही सर से नीचे देखता है, उसके पैर के हिस्से को देख करके वो घबरा जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वॉचमैन के शरीर में एक कंपन सी हो रही थी, पसीना आ रहा था, घबराहट हो रही थी, और चाह करके भी वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि जो सामने वो देख रहा था राजेश को, उसे देखकर उसकी हालत खराब हो चुकी थी। राजेश के पैर की तरफ का जो हिस्सा था वो बहुत लंबा था, एक आम इंसान के जैसा बिल्कुल भी नहीं था। जब उसने उस पैर को देखा कि वो जो लंबा करके कुर्सी पे बैठा हुआ पैर है वो इतना ज़्यादा बड़ा है, तब वो फटाक से वहाँ से बाहर निकलता है हैरानी परेशानी के साथ। और जब वो बाहर घबराहट के साथ आता है तब वो ये बात किसी को बोल भी नहीं पाता है। जैसे तैसे उसकी रात कटती है उसी फैक्ट्री के बाहर, सहमे हुए, डरी हुई हालत में। और इसके बाद जब सुबह होती है, मैनेजर जब कंपनी में आता है तब वो ये बात मैनेजर को भी बताता है। बड़ी ही ज़्यादा घबराहट में जब मैनेजर ये बात सुनता है तब मैनेजर उसके साथ ही, वॉचमैन के साथ ही उस कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर वापस जाता है। वो राजेश को बुलाता है। राजेश बहुत ही सुकून से उसके सामने आता है, और जब वॉचमैन और मैनेजर दोनों ही राजेश को देखते हैं तब उस समय वो बहुत इंसान के जैसे सामान्य था। अब जो मैनेजर था वो वॉचमैन को फटकार लगाता है कि तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है, इस वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, इस वजह से तुम्हें सब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, तुम ड्यूटी ठीक से नहीं करते हो। ऐसे डांट फटकार के साथ वॉचमैन को मैनेजर जो है वहां से भगा देता है बोलकर। लेकिन ये कोई पहली वाकया नहीं थी, काफी सारे इस फैक्ट्री के लोगों ने भी इस हालत में राजेश को देखा था, लेकिन उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि कुछ ही घंटे बाद राजेश जब भी किसी से मिलता था बहुत सामान्य दिखाई देता था। अब ऐसा करते करते पूरा 1 महीना बीत जाता है। जब 1 महीना बीत जाता है तो सैलरी देने का दिन आ जाता है। सभी एम्प्लॉइज को सैलरी मिलने वाला था, 7 तारीख का दिन था, सबकी सैलरी बन चुकी थी। लेकिन अचानक
जब सैलरी दी जाती है सारे एम्प्लॉय को, तो उस दिन राजेश जो है वो नहीं आता। क्योंकि मैनेजर की ये जिम्मेदारी थी कि वो सारे ही जो स्टाफ थे वहाँ पे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनको सैलरी समय से मिल जाए, और मालिक के द्वारा उसको आदेश भी ऐसा मिलता था कि समय से सभी को पैसे दे दिए जाए। तो इसी वजह से मैनेजर अपना काम कर रहा था और राजेश का जैसे ही नाम आता है तब वो एब्सेंट दिखाई देता है। मैनेजर को लगता है हो सकता है कोई काम होगा, 1 महीने से उसने इतना ज़्यादा काम किया है, नाइट का प्रेशर भी था, तो हो सकता है कि उसे आराम की ज़रूरत हो। 1 दिन गुजर जाते हैं, 2 दिन गुजर जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, और लगातार जब वो नहीं आता है तब इधर मैनेजर जो है वो मालिक जो फैक्ट्री का है उसे जाकर ये बात बताता है। मालिक जो भी डिटेल्स थी राजेश की, जैसे उसके घर का पता था, उसका मोबाइल नंबर था, मोबाइल नंबर पे उसे खोजने की कोशिश की जाती है, वो मोबाइल नंबर लगता नहीं है। अब इधर मालिक जो था वो बहुत ईमानदार था, एक अच्छा आदमी था, जिसके कारण उसने मैनेजर को कहा कि जो पता है राजेश का उस पते पे जाओ और वहां जाकर के देखो क्या मामला है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा अच्छा काम भी करता था, इतना हार्ड वर्किंग था, तो वो ऐसे एम्प्लॉय को तो मालिक जाने देना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने घर भी भेजा सैलरी दे करके मैनेजर को कि घर पे सैलरी भी दे देना और पता भी कर लेना कि वो कब तक काम पे आएगा, क्यों काम इस तरह से बीच में छोड़ कर गया है। जब घर पे मैनेजर जाते हैं तब उस समय भी कोरोना की इतनी ज़्यादा एक तरह से अफवाह फैली हुई थी कि लोगों में डर भी बहुत था। लोग डायरेक्ट किसी से मिलना पसंद नहीं करते थे, स्पेशली गांव में लोग बहुत ज़्यादा डरते थे। और जब राजेश के घर पे शहर से कुछ लोग आते हैं तब वहाँ पे भी जब घर के अंदर दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो पहले कोई आता ही नहीं है। जब 3-4 बार कोशिश की जाती है उसके बाद जो दरवाज़ा था राजेश के घर का वो खुलता है और एक महिला बाहर आती है। वो महिला बाहर आती है, पूछती है कि क्या है, क्या बात है, किसे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पहनावे ओढ़ावे से वो समझ गई थी कि शहरी लोग हैं। अब इधर जो मैनेजर था फैक्ट्री का वो कहता है कि राजेश कहाँ है, क्या ये घर राजेश का है? तब वो महिला बताती है कि जी हाँ, राजेश का ही घर है, लेकिन आप लोग उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो? तब जाकर के वो मैनेजर बोलता है कि हम राजेश से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, हम शहर से, वो जिस फैक्ट्री में काम करता था वहाँ से आए हैं। अब ये बात सुन करके महिला बहुत उदास हो जाती है, रोने लगती है, और पीछे से महिला के कमरे से निकलते हुए 2 बच्चे भी छोटे छोटे उसके पास आ जाते हैं। अब जब ये पूरा मंजर देखता है वो मैनेजर तो उसको और भी ज़्यादा अब डर सताने लगता है। वो पूछने लगता है कि आखिर बात क्या है, आप रो क्यों रहे हो? राजेश का नाम लेते ही तब वो महिला बहुत सुकपकाते हुए बताती है कि जिसे आप ढूंढ रहे हो वो उसकी डेथ, यानी वो अब इस दुनिया में है ही नहीं, 3 महीने हो चुके हैं, और वो जो महिला है वो राजेश की विधवा पत्नी है। पूरी बातें सुनकर जो फैक्ट्री से आया हुआ मैनेजर था उसके साथ जो कुछ 1-2 लोग थे वो भी काफ़ी हैरान रह जाते हैं, और वो उस महिला को कहते हैं कि आप ये सही नहीं बता रहे हो, क्योंकि राजेश पूरे 1 महीने से काम कर रहा था, फैक्ट्री पे वापस आया था काम करने, उसने नाइट शिफ्ट भी की, उसकी पूरी जो अटेंडेंस है वो भी 300 दिनों की हमारे डायरी में है, और 3 दिन पहले भी वो हमसे मिला है। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई है कि आप इतनी नाराज हैं कि 3 महीने पहले उसकी डेथ बता रही हैं, जबकि वो हमारे साथ हंसता था, बातें किया करता था, हमारे साथ खाना खाता था, उठता था, बैठता था। फिर भी वो महिला जो है बहुत बात करके समझाने की कोशिश करती है, बताने की कोशिश करती है कि उसे भी कोरोना हो गया था, और कोरोना काल में ही जब उसको 3 महीने पहले कोरोना साबित हो गया तो इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन फिर भी वो जो शहर से आए हुए फैक्ट्री से लोग थे वो मान नहीं रहे थे। अब ऐसी परिस्थिति में उस महिला ने गांव के ही आसपास उसके घर के कुछ लोग थे वो उन्हें बुलाती है, वो लोग आते हैं, और वो लोग भी ये विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं उस मैनेजर को कि राजेश जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जब सारे लोग पूछने लगते हैं कि आप उन्हें क्यों इतनी बेचैनी से ढूंढ रहे हो, तब जाकर के वो एक लिफाफा निकालता है। वो लिफाफा उस महिला को देता है जो राजेश की पत्नी थी। जब वो महिला लिफाफा खोलती है तो उसमें पैसे होते हैं। मैनेजर ये कहता है कि ये जो पैसे हैं ये पूरे 1 महीने की राजेश की सैलरी है, जिसमें ओवर टाइम का भी पैसा है, और ये पूरा पैसा 50,000 के लगभग है। जिस दिन सैलरी मिलती है सारे वर्कर को उसी दिन से राजेश
गायब है और इसी कारण से हम उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं। और ये पैसे चूंकि उसके हिस्से के हैं, उसके काम की, उसके मेहनत की वजह से उसकी सैलरी बनी है, तो ये आप रख लीजिए। महिला जब वो लिफाफा लेती है, पैसे को देखती है, तब वो उदास तो पहले से ही थी, आंखें नम थी। अब रोने का सिलसिला उसके कुछ ऐसे शुरू होता है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सभी लोग उसे ढाढ़स बढ़ाते हैं और फिर जब वो रोती रोती सुगबुकाती हुई ये पूछती है कि अब मुझे समझ में आया कि क्यों आप उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ आए हो, ये पैसे मुझ तक कैसे पहुँचे हैं। उसने बताया कि जब राजेश की डेथ हुई थी, मृत्यु हो गई थी, उसके कुछ दिन के बाद सारे रिश्तेदार जो क्रियाक्रम में शामिल हुए थे राजेश के, वो कुछ दिन घर पे ठहरे, जितना हो सका मदद भी किया, लेकिन धीरे धीरे सभी रिश्तेदार वापस अपने घर चले गए। परिवार की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही थी। 2 बच्चे भी थे जिनको पढ़ाना है, पालना है, और ऐसी परिस्थिति में वो अकेली महिला बहुत परेशान हो रही थी। बच्चे खुचे जो सेविंग्स थे वो भी खर्च हो चुके थे और ऐसे में एक दिन वो बड़ी ही परेशान हालत में बैठी हुई रो रही थी। अपने बच्चों को कह रही थी कि अगर कुछ पैसे होते, लगभग 30 से 40 हजार रुपए, तो वो घर के बाहर ही एक छोटी सी दुकान बना लेती, कुछ चीज़ों को रख कर, और छोटी सी दुकान में जो भी अनाज होता किराने का या फिर जो सामान होता छोटा मोटा, वो रख कर शायद वो उन्हें बेच कर वो इतना खर्चा निकाल लेती जिससे घर चल जाए, उसके बच्चे पल जाए, पढ़ लें। और इसमें लगभग 30 से 40 हजार लगने थे जो उसके पास थे नहीं। वो बड़ी ही दुखी मन से रोती हुई ये कहती है कि अगर उसका पति इस वक्त जिंदा होता तो उसे ऐसी परेशानी झेलनी नहीं पड़ती। इसी के बाद वो जो राजेश था वो गया था फैक्ट्री में काम करने। जो वो राजेश था वो जिंदा ही नहीं था, ऐसा लोगों का मानना है कि वो राजेश का भूत था। और उसकी पत्नी जब रोती हुई ये बताती है कि देखिए विडंबना कुछ ऐसी है कि आपने मुझे जो पैसे दिए हैं वो 50 हजार के लगभग है और इससे उनका काम शुरू हो सकता है। घर से ही वो महिला काम कर सकती है, अपने बच्चे पाल सकती है। और उसने ये भी कहा रोते हुए कि राजेश शायद अपने परिवार वालों को इस दुखी हालत में नहीं देख पा रहा था, जिसकी वजह से मरने के बाद उसकी जो रूह थी, उसकी जो आत्मा थी, उसने ये बात सुनी और फिर से वो इंसानी रूप में आकर के उसकी मदद करने के लिए काम पे गया। तो ये कहानी अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक है। ये जो कहानी के मैंने आपको पात्र बताए हैं, जो राजेश नाम बताया है, वो मैंने इस कहानी में चेंज करके लिया है कुछ कारणों की वजह से। आज की कहानी यहीं तक थी। ये बहुत अपने आप में ही आश्चर्यजनक और अनोखी कहानी है जिसके काफ़ी सारे साक्ष्य भी मौजूद हैं। जो लोग इस कहानी से जुड़ी हुई घटनाओं को महसूस कर चुके हैं वो आज भी राजेश का नाम सुनते ही सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है। तो आज की कहानी यहीं तक थी। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। जो मैं कहानियां आप सभी को सुनाती हूँ वो रियल घटनाओं पे आधारित होती हैं। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगली मुलाकात नई कहानी के साथ होगी। तब तक आप खूब सारा प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। अपना पूरा विशेष ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सचेत रहिए। धन्यवाद।